हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 11th ऑफ जुलाई। तो चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़पेपर के अंदर में उसे हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल आता है S-400 को लेके। S-400 क्या है? तो S-400 जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इंडिया में इसको हम लोग सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। ये हमने रसिया से लिया है, रसिया से परचेज़ किया है। ये एक बार में 80 टारगेट को साइमल्टेनियसली डील कर सकता है। अटैकिंग रेंज के बारे में बात करेंगे तो 400 इसका अटैकिंग रेंज है, जिसमें 400 अलग अलग रेंजेस है, जिसमें मैक्सिमम रेंज इसका है 400 है। 400 अटैक करने के लिए जो मिसाइल यूज़ करता है उसको हम लोग बोलते हैं 40 इन 6। इसके अलावा अगर इसका डिटेक्ट रेंज देखेंगे तो 600 किलोमीटर है। जब हम ये परचेज़ कर रहे थे 400 रसिया से, तो उस टाइम यूएस का थ्रेट था कि वो हमको काटसा सैंक्शन जो इंडिया पे लगा सकता था, बट लगा नहीं था। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं तो ये एयरक्राफ्ट हो गए, यूएवीज़ हो गए और ऑल टाइप ऑफ मिसाइल, सभी चीज़ को ये टारगेट कर सकता है। 600 किलोमीटर का टारगेट ये डिटेक्ट कर सकता है, 400 किलोमीटर का टारगेट ये अटैक कर सकता है एंड 30 किलोमीटर का एल्टीट्यूड इसके पास एल्टीट्यूड रेंज भी होता है। ये मल्टीपल टारगेट है, जैसा अभी देखिए हम लोग कि 80 लगभग टारगेट को एक बार में ये हिट कर सकता है। इसके अलावा अगर देखेंगे इसके रेंज मिसाइल के बारे में, तो ये 400 किलोमीटर वाला रेंज जो है मिसाइल, इसका नाम है 40 N6। इसके अलावा 120 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का एंड 250 किलोमीटर के रेंजेस के भी मिसाइल हैं इसके पास। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। काम करने के लिए इसमें आपके पास 4 चीज़ें आपको समझनी है। सबसे फर्स्ट में इसके पास होता है लॉन्ग रेंज सर्वेलांस रडार। ये क्या करता है कि ये रडार जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है इसके रडार के बीच में, जैसे ये ऑब्जेक्ट आया तो इसको ये डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ये डिटेक्ट करेगा तो ये जो लॉन्ग रेंज सर्वेलांस रडार है, ये डिटेक्ट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा, इस ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन भेजेगा कमांड व्हीकल को। कमांड व्हीकल क्या करेगा कि इसको आइडेंटिफाई करेगा कि सच में कोई ऐसा है या फिर ये कुछ चिड़िया वगैरह है। तो अगर रियल में पता चला कि ऐसा कोई भी मतलब कोई भी थ्रेट है, तो ये अगर ये जैसे थ्रेट इसको लगेगा तो ये क्या करेगा कि लॉन्च व्हीकल को ऑर्डर देगा और ये लॉन्च व्हीकल एयर जो मिसाइल्स है उसको लॉन्च कर देगा। अब ये मिसाइल को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन ये लॉन्च करने के बाद ये जाके हिट कैसे करेगा? तो ये इंगेजमेंट रडार का काम है। इंगेजमेंट रडार क्या करेगा कि ये हेल्प करेगा जो गाइडेड मिसाइल है उसको टुवर्ड्स द टारगेट। तो जब लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर दिया है तो इसको अब हिट करने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए ये जो आपके पास इंगेजमेंट रडार है ये हेल्प करेगा। देखिए सबसे फर्स्ट ये ऑर्डर देगा इसे कमांड व्हीकल को। कमांड व्हीकल जो है लॉन्च व्हीकल को ऑर्डर देगा, ये लॉन्च व्हीकल मतलब जो मिसाइल है वो लॉन्च कर देगा एंड देन आपके पास इंगेजमेंट रडार जो है ये मिसाइल को हिट करने में, जो टारगेट है इसको हिट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से S-400 काम करता है। इसके अलावा अदर कुछ डिफेंस मतलब एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के पास भी कोई है क्या? तो यस, इंडिया के पास आकाश डिफेंस सिस्टम है जो जिसका रेंज जो है 25 से 30 किलोमीटर का है। इसके अलावा पैट्रियट है यूएसए का, 400 किलोमीटर का इसका रेंज है। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है थार्ड जो ये भी यूएसए का 160 किलोमीटर का रेंज है। एंड नेक्स्ट है आपके पास बैरिकेड जो है वो इजराइल का है, लेकिन इंडिया का भी पार्टिसिपेशन था इसके फॉर्मेशन में, और इसका रेंज जो है वो आपके पास 70 से लेके 100 किलोमीटर के रेंजेस का है। फिर बाद में हमने ये इजराइल से परचेस किया था। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे आपके पास कैसे क्वेश्चन बन रही है, आप देखो 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर इंडिया डिफेंस से रिलेटेड कि ये जो डॉर्नियर 228 है ये एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। IL-76 जो है वो सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। देन C-17 ग्लोबमास्टर 3 जो है ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयर व्हीकल है, सॉरी एयरक्राफ्ट है। तो देखिए ऐसा अगर कोई चीज़ें न्यूज़ में रह रहा है तो आपको ऐसा क्वेश्चन में दे सकता है, तो लिख सकता है S-400 क्या है। S-400 पे शायद एक क्वेश्चन आया भी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपके पास फिर 2024 इसमें बोल रहा है कि राफेल हो गया, MiG-29 हो गया एंड तेजस हो गया, कौन से इसमें से है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है? तो हमारे पास जो भी अभी है वो सारे के सारे 4th जनरेशन है। एम का जो चल रहा है, एम का हमारे पास प्रोजेक्ट है जो 5th जनरेशन बना रहा है, तो अभी 5th जनरेशन कोई है नहीं, तो उसका आंसर नन हो जाएगा। देन आपसे पास हाँ बैरक को लेके पूछा है, बैरक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो वो किससे लिया हमने? तो इसराइल से। भी जस्ट हमने देखा यहाँ पे बैरक किसका है? इसराइल का। ठीक है, देखिए थर्ड को लेके क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि थर्ड जो है इसका क्या है? ये एक्चुअली में तो एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है जो हमने अभी यहाँ पे देखा। देखिए थर्ड जो है वो यूएसए का है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल। चलिए सेकेंड आर्टिकल पे आते हैं। सेकेंड आर्टिकल जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को लेके, आज ट्यूबरक्लोसिस को पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे, फिर कभी अभी ये न्यूज़ में आएगा तो हम लोग यहीं पे रेफर करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कॉज करता है, मतलब एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। साथ साथ ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये लेप्रोजी को भी कॉज करता है, जो लेप्रेजी डिजीज़ होता है उसे भी ये कॉज करता है। प्राइमरली इन्फेक्शन देखेंगे साइट क्या होता है, तो लंग्स को मेनली इन्फेक्ट करता है। तो वैसा टीबी जो सिर्फ लंग्स को करता है उसको हम लोग पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। इसके अलावा ऐसा भी टीबी रहता है जो मतलब लंग्स के अलावा दूसरे जो हमारे पास पार्ट्स है उसको भी अफेक्ट करता है, जैसे कि आपके पास लिम्फ नोड्स हो गए, ब्रेन हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। क्या ये ट्रीटेबल है, क्या ये क्यूरेबल है? तो हाँ, आइसोनियाजिड करके एक मेडिसिन है। इसके अलावा आपके पास रिफाम्पिकिन मेडिसिन है। ये दो मेडिसिन है जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन अगर बात करते हैं तो ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जैसे कफ हो गया, स्नीज एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों से ये मतलब स्प्रेड होता है। सिम्टम्स के बारे में अगर बात करेंगे तो कफ हो गया, चेस्ट में पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, फटीग हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेट आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं टीबी के। ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे तो जितने भी कंट्रीज़ है उसमें से सबसे ज़्यादा 8 कंट्रीज़ हैं टोटल, मतलब टॉप 8 जो कंट्रीज़ है उनके पास 2/3 टोटल टीबी के केसेस आते हैं। उस 2/3 में से इंडिया मतलब ओवरऑल टॉप पे, सबसे ज़्यादा टॉप पे इंडिया का केस आता है, देन उसके बाद इंडोनेशिया का, देन चाइना में। तो इंडिया में लगभग 28% ग्लोबल बर्डन इंडिया के अंदर में है। मतलब टोटल जितने भी केसेस है वर्ल्ड में उसके 28% केसेस जो अकेला इंडिया में है। हालांकि केसेस जो इंडिया में वो डिक्रीज़ कर रहा है। टीबी के बारे में अगर और बात करते हैं तो इसके अंदर में 2 तरह के टीबी और आते हैं, जैसे कि आपके पास एक हो गया MDR, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। जो ये ड्रग्स हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, ड्रग्स दिया जा रहा है लेकिन वो टीबी जो है वो रेसिस्ट कर रहा है उसको, तो ड्रग रेसिस्टेंस टीबी हो गया। तो उस ड्रग से इसको कोई मतलब क्योर नहीं हो रहा है ये टीबी। तो एक हो गया MDR टीबी, दूसरा होता है XDR मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। ये इससे भी एक स्टेप आगे है, तो इसमें कोई ड्रग काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब जो खतरनाक वाले टीबी होते हैं वो होते हैं। इनके लिए भी एक मेडिसिन है, जैसे हम लोग बोलते हैं BPAL रेजिमिन इसका नाम है। ये एक ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो MDR और XDR टीबी होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। मतलब ये जो नॉन ट्रीटेबल टीबी था इसको भी अब ट्रीट किया जा सकता है। ये अगर BPAL रेजिमिन के बारे में बात करेंगे तो इसमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। फर्स्ट है आपके पास बेडी क्विलाइन, दूसरा है आपके पास प्रेटोमेनिड, एंड थर्ड है आपके पास लाइनजोनिड। ये तीनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करके आपके पास एक ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे आपके पास MDR और XDR जो टीबी है वो भी ट्रीट किए जा सकते हैं। BCG वैक्सीन के बारे में बात करेंगे तो 1921 में BCG वैक्सीन को डेवलप किया गया था एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिन के द्वारा। ठीक है, अगर BCG वैक्सीन के बारे में बात करते हैं और तो ये जो है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है इंडिया के अंदर में जो 1962 में लेके आया गया था, उसके अंदर भी ये वैक्सीन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। BCG वैक्सीन जो है वो टीबी के अलावा लेप्रोजी हो गया, देन आपके पास ब्रूली अल्सर हो गया, ब्लडर कैंसर हो गया, एंड देन मेलानोमिया इम्यूनोथेरेपी हो गया। इन सभी चीज़ों में भी आपके पास BCG वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। इनिशिएटिव्स के बारे में अगर बात करते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं, तो ग्लोबल लेवल पे WHO का इनिशिएटिव है फाइंड ट्रीट ऑल, दैट इज़ इंड टीबी। सबको ढूंढो और टीबी ख़त्म करो, मतलब टीबी को ख़त्म करो, उनका टीबी जो है और टीबी को ख़त्म करो, मतलब इंड करो टीबी को। इसके अलावा टीबी का जो है वो रिपोर्ट लेके आया जाता है। ठीक है, टीबी रिपोर्ट लेके आया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है आपके पास 24 मार्च को। इंडिया में अगर देखेंगे इनिशिएटिव्स क्या क्या है, तो इंडिया में आपके पास नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है जिसका टारगेट था 2017 से 2025 के बीच में टीबी को ख़त्म करने का। निक्चा इकोसिस्टम है जो एक डिजिटल टीबी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। निक्चा पोषण योजना है जिसमें आपके पास न्यूट्रिशनल फाइनेंशियल ऐड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा आपको, अगर आप टीबी है जो भी पेशेंट को उनको। देन आपके पास टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चलाया गया। वैक्सीन इन डेवलपमेंट, जैसे कि आपके पास VPN वैक्सीन इन डेवलपमेंट, जैसे आपके पास VPM 1002 ये जो है एंड माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, ये इंडिकस में इंडिया को डिनोट कर रहा है। ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाने वाला वैक्सीन है जो अभी अंडर डेवलप चल रहा है, MIP वैक्सीन जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपके पास इस आर्टिकल के अंदर में। नेक्स्ट आर्टिकल आता है कस्टोडियन वायलेंस के लेके। ये भी मेंस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में कम इंपॉर्टेंट है। तो यूपी इतना ध्यान में आपको रखना है कि यूपी जो उत्तर प्रदेश है इसके अंदर हाईएस्ट केसेस देखे जाते हैं कस्टोडियन वायलेंस के, एंड देर में साउथ के अंदर में तमिलनाडु के अंदर में। देखिए कस्टोडियन वायलेंस होता क्या है। कस्टोडियन वायलेंस मतलब कोई एक पर्सन है, इस पर्सन को कस्टडी में लिया गया, अभी इसका जो क्राइम था वो साबित हुआ नहीं है, वो अभी मतलब प्रोसेस में ही है, वो अभी चल रहा है, केसेस कोर्ट में चल रहा है, वो मतलब साबित अभी हुआ नहीं है, लेकिन
ये जो पर्सन है इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर करने की वजह से जो इसको जेल वगैरह में रखा गया था तो उसका मृत्यु हो गया, वो मर गया। तो उसी को हम लोग जनरली कस्टोडियन वायलेंस बोलेंगे। कस्टडी में उस आदमी का डेथ हो जाना, उसके साथ वायलेंस करना। अगर आपके पास कस्टोडियन वायलेंस होता है तो बहुत सारे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं उससे, बट उनका वायलेशन हो रहा है। जैसे कि आपके पास आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ है जिसमें बोलता है कि पुलिस को भी सारे लॉज को फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन क्या कस्टोडियल डेथ हो रहा है तो पुलिस वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 1 जो बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, तो जो इंसान का स्टडी के अंदर में मरा उसके पास क्या लाइफ जीने का अधिकार नहीं था और पर्सनल लाइबर्टी नहीं था, तो आर्टिकल 21 जो है उसका भी वायोलेशन हो रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 21 क्लाउज 1 जो बोलता है कांट पनिश समवंस फॉर अ क्राइम दैट वाज नॉट इलीगल व्हेन द कमिटेड, तो कोई क्राइम जब कमिट किया गया उस टाइम वो क्राइम जो है वो इलीगल नहीं था, बाद में उसके ऊपर में लॉ बनाया तो उस क्राइम के लिए उसको मतलब पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। देन आर्टिकल 20 क्लाउज 3 जो बोलता है कि कोई भी इंसान जो है उसको आपके पास फोर्स कन्फेसन करने के लिए, फोर्स कन्फेस करने के लिए नहीं किया जाएगा, मतलब जो कन्फेस किया जा रहा है अगर फोर्सली तो वो एज अ क्राइम है और ये प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल इससे आपको, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो आपके प्रोटेक्शन में है कस्टोडियन वायलेंस के थ्रू अगर जब होता है तो ये सारे आर्टिकल जो है वो वायलेट किया जाता है। इसके अलावा जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, न्यू क्रिमिनल लॉ के अंदर में भी आपके पास जैसे कि भारतीय न्याय संहिता हो गया, सेक्शन 120 के बारे में बात करता है कि पुलिस को पनिशमेंट दिया जाएगा अगर वो फोर्सफुली कन्फेशन करा रहा है किसी भी विक्टिम से। तो इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसका सेक्शन 35 है, ये भी आपके पास बताता है कि अरेस्ट मस्ट बी वैलिड रीज़न पे होना चाहिए अगर वो, और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं है तो इसके अगेंस्ट में आपके पास पनिशमेंट दिया जाएगा। देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इसका सेक्शन 22 है, ये आपको बताता है कि जो कन्फेशन किया जा रहा है वो थ्रेट के अंदर में या कोई प्रॉमिस या कोई डरा के नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर में। तो ये सारे ऑलरेडी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे तो कुछ इंटरनेशनल लॉज भी हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर जिसको अनकट बोलते हैं। इंडिया इसको साइन भी किया है 1997 के अंदर में, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है क्योंकि हमने कोई लॉ नहीं बनाया है टॉर्चर के ऊपर में, ठीक है। तो अगर जैसे लॉ बनाएंगे तो इसको हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन राइट जो बात करता है प्रोटेक्ट ऑल पर्सन फ्रॉम द टॉर्चर इवन इन द जेल, तो कोई जेल में भी हो तब भी आप उसको टॉर्चर नहीं करोगे, तो उससे ये प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है हमारे पास टॉर्चर के लिए कोई लॉ ऐसा स्पेशली नहीं है। पुलिस जो है उनके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया है, तो पुलिस जो है ईजिली जो है वो बच जाते हैं, तो उनके लिए आप लॉ लेके आइए, उनको उस जो लूप होल्स है इसको सही करिए। इसके अलावा वीक ओवरसाइट बॉडीज है जैसे NHR हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह हो गया, NHRC, तो ये लोग क्या है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं कि गवर्नमेंट उस लॉ को लेके आएगी, ठीक है। तो कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी और लेके आई जो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा। इसके अलावा विक्टिम्स आर स्कैर्ड, जो विक्टिम्स होते हैं काफ़ी टाइम वो डरे रहते हैं क्योंकि सामने वाला पुलिस वाला है तो वो नहीं कर पाते उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट, तो ये सब भी प्रॉब्लम है। स्लो कोर्ट एंड डिले जस्टिस भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, अगर मेंस में आपको आंसर राइटिंग लिखना है तो एक दो केसेस आप नोट डाउन कर सकते हैं, दे सकते हैं वहाँ एग्जाम्पल में, जैसे कि DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1997 का जो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा स्टेट ऑफ UP वर्सेस राम सागर यादव, ये भी केस है। ये दोनों का नाम याद रखो या ना रखो, इसका नाम तो आपको नॉर्मली याद रहेगा, ये नाम्बी नारायण का जो केस था, नाम्बी नारायण एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे हमारे पास, तो इनका केस आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या है, तो नया जो आपके पास टॉर्चर लॉ है वो लेके आइए, रेटिफाई करिए अनकट को, इंडिपेंडेंट कुछ और भी बॉडीज़ लेके आइए जिसके थ्रू जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जैसा जो स्पेशली इन चीज़ों पे फोकस करे। पुलिस के अंदर में रिफॉर्म करिए और साथ साथ जो विक्टिम है उसको सपोर्ट करिए। तो ये था आपके पास नेक्स्ट ये आर्टिकल। आज का लास्ट आर्टिकल देखते हैं, तो क्रूड ऑयल को लेके, क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ट्रंप जो है वो बोले हैं कि 5% टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा कंट्रीज़ पे, वो कंट्रीज़ पे जो रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है। और ये सारा इंसिडेंट्स हुआ क्यों है, क्योंकि रसिया जो है वो अटैक किया फिर से यूक्रेन पे, बहुत हेवी अटैक किया ड्रोन से, इस वजह से। अगर क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो इंडिया अपना टोटल रिक्वायरमेंट का 85 से 88% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है और थर्ड लार्जेस्ट में हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो इराक से करते हैं, इसके बाद सऊदी अरेबिया से लेते हैं, देन रसिया से लेते हैं। कुछ टाइम के अंदर में हमने देखा था लास्ट ईयर्स, मतलब जब से सैंक्शन वगैरह मतलब रसिया पे लगा था तो रसिया कम प्राइस पे हमको ऑयल दे रहा था, तो रसिया उस टाइम से हमारा लार्जेस्ट मतलब इंपोर्टर भी बन गया था।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में और लार्जेस्ट कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे तो वो यूएसए आता है। इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, हम लोग 28 जून को देखे थे इसके बारे में, तो चलिए वहाँ पे कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। बोल रहा जा रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन एनर्जी प्रोफाइल अगर बात करेंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज़ द सेकेंड कंज्यूमर ऑफ ऑयल, सेकेंड कंज्यूमर तो नहीं, थर्ड है हम। इंडियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है वो 85% से एक्सेड कर गया है, तो अभी देखा हमने कि 85 से लेकर 88% के बीच में अभी चला गया है। देन द रसिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द क्रूड ऑयल, अभी रिसेंट ईयर में रसिया जो सबसे है, तो 2 एंड 3 स्टेटमेंट से ये फर्स्ट रॉन्ग है। और ये हो गया। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो 28 जून को है, तो चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स के बारे में हमने बात किया था, तो थोड़ा सा आर्टिकल यहाँ पे ओपेक का और ओपेक प्लस वगैरह ये भी समझ लेते हैं। ऑयल रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो वेनेजुला के पास है, देन सऊदी अरबिया एंड देन ईरान। अगर प्रोड्यूसर रिजर्व सबसे ज़्यादा वेनेजुला के पास है, लेकिन प्रोड्यूस कौन सा सबसे ज़्यादा कर रहा है, निकाल कौन रहा है, एक्सट्रैक्ट सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो वो यूएसए कर रहा है। और यूएसए ना तो ओपेक का पार्ट है ना तो ओपेक प्लस का पार्ट है। देन उसके बाद यूएसए के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो सऊदी अरबिया है, तो सऊदी अरबिया रिजर्व में भी सेकंड नंबर पे और प्रोड्यूसर में भी है। देन उसके बाद रसिया आएगा। ओपेक के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ओपेक क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, वो मतलब कंट्री जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका एक ग्रुप है ओपेक, ठीक है। 1960 में इसको सेटअप किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वेना ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है। फाउंडिंग मेंबर के बारे में बात करेंगे तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुला इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा इसमें टोटल मेंबर्स जो है वो अभी 12 है। तो ये जो फाउंडिंग मेंबर हो गया इनको ये तो है। इसके अलावा आपके पास अल्जीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, गैबन हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इसके अदर्स मेंबर है। ओपेक प्लस क्या है, तो इस ओपेक को छोड़ दो जो इसमें 12 कंट्री है, तो इसके अलावा और जो कंट्रीज़ हैं वो ओपेक प्लस के अंदर में आते हैं। तो जो इसके मतलब उनको छोड़ने के बाद जो कंट्री बचे, जैसे रसिया हो गया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, अजरबैजान, मलेशिया हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनई हो गया, साउथ सूडान हो गया, सूडान हो गया, ये सभी जो है वो 10 मेंबर ओपेक प्लस के अंदर में आते हैं। ओपेक प्लस 2016 में बनाया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो नॉन ओपेक कंट्री है, मतलब ना तो वो ओपेक के अंदर में आते हैं ना ही वो ओपेक प्लस के अंदर में आते हैं। तो जैसे यूएस हो गया, एक्चुअली में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है ऑयल का, वो ना तो ओपेक प्लस में आता है ना तो ओपेक के अंदर में आता है। देन गिनिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये आपके पास नॉन ओपेक कंट्रीज़ है, प्रोडक्शन कंट्रीज़ है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये था आज का टोटल जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू।